सो एसी के लेक्चर 2 में इस आज चर्चा करने वाले हैं हम फेज़र और फेज़र डायग्राम की। तो जैसा कि ये वर्ड देख रहे हैं आप, फेज़र, बेसिकली ये वर्ड दो चीज़ों से मिल करके बना है। यहाँ एक तो है फेज़ और दूसरा है वेक्टर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फेज़र बनता है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये फेज़र या फेज़ एनालिसिस एग्जैक्टली आपने ऑसिलेशन में भी करा था, कुछ वैसा ही यहाँ है। याद करिए जब आप एसएचएम की एनालिसिस कर रहे थे, या फिर फ्रेश सोचिए, अगर कोई पार्टिकल साइनोसाइडली वेरी करता है, जैसे कि एसएचएम करता हुआ पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे एक पेंडुलम ही चल रहा है, तो वो एक मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर दूसरी तरफ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो एक तरीके से ये हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो वेलोसिटी है, ये एक तरीके से वेरी कर रही है लगातार। डिस्प्लेसमेंट की बात सोचिए कि मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इधर जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है। ऐसी वेरिएशंस को कहते हैं साइनोसाइडल वेरिएशन। तो आपको याद होगा जब ये उस वक्त भी जब हम इसकी एनालिसिस करना चाह रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने एक हेल्प ली थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जब भी कोई पार्टिकल साइनोसाइडल वेरी करता है तो आप यूसीएम की हेल्प लेते हो। कैसे? जैसे मान लिया एक पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन है, इससे एसएचएम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक यूसीएम की हेल्प ले सकते हो। ये जस्ट हेल्प लेने की बात है। आप यहाँ एक यूसीएम की हेल्प ले सकते। तो यूसीएम की हेल्प लेने का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर एक पार्टिकल ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, तो जब वो यहाँ है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, तो समझिए यहाँ है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू करेगा, अगर आप इस पार्टिकल की शैडो बनाओ, मतलब आप एक तरफ इस पार्टिकल में राइट साइड से थोड़ी लाइट प्रोजेक्ट करो। कैसे? यहाँ से अगर आप लाइट प्रोजेक्ट करो तो इसकी जो शैडो होगी वो एग्जैक्टली यहाँ बनेगी। अब ये पार्टिकल साइक्लिक मोशन कर रहा होगा और इसकी शैडो यहाँ ऑसिलेशन कर रही होगी, एसएचएम कर रही होगी। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल की एनालिसिस करनी है डिस्प्लेसमेंट की, कि किसी भी इंस्टेंस में कितनी डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज वो यहाँ पहुँच गया, तो इसने कितनी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी जो शैडो होगी वो यहाँ होगी, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसको निकालने के लिए आप इस सर्कुलर मोशन की हेल्प लेते हो। अब इस सर्कुलर मोशन की हेल्प लेने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक सर्कुलर विजुअलाइजेशन होगी कि यहाँ से चला और यहाँ से एक कंप्लीट साइकिल। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, यहाँ आएगा। इसको आप ए कह सकते हो, ए, या फिर ए नॉट कह लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा यहाँ आएगा, तो ये वापस शैडो यहाँ आएगी। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा ऐसे आएगा। तो इसका मतलब कि एसएचएम करते पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की एनालिसिस के लिए आप हेल्प लेते हो किसकी? तो आंसर इज सर्कुलर मोशन की। अब इस सर्कुलर मोशन में जो ये है, ये रोटेट करने वाला है, इसकी हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ये वाली डिस्प्लेसमेंट आपको ये चाहिए, तो आपने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ आपको एंगल का प्रॉपर पता लग जा रहा है, और ये जो साइड है, ये जो रेडियस से जो रोटेट कर रहा है, इसकी हेल्प से आप इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो। तो इसी रोटेटिंग सेगमेंट का नाम हम लोगों ने फेज़र रखा हुआ है, फेज़र। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों का आइडिया दे रहा है। एक तो फेज़ यानी प्रॉपर एंगल क्या है, साइकिल बनाने में कितने डिग्री वो, साइकिल का मतलब आप 360 मान सकते हो। तो 360 बनाने के लिए इसने कितने डिग्री का स्वैप किया, प्लस कितनी इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यानी टी टाइम में अगर ये यहाँ पहुँचा है ओमेगा वेलोसिटी के साथ, तो अभी इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसके लिए आप ये ट्रायंगल बना करके, और ये परपेंडिकुलर, और ये वाला मान लीजिए आपको पता है ए नॉट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो ये अमाउंट होगा वही यहाँ होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस।
तो ये पता है तो आप इसको रिजॉल्व करके ए नॉट का ये कॉस कंपोनेंट ए नॉट कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा और ये ए नॉट साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा, इस तरीके से अगर आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू ए नॉट साइन थीटा, या फिर थीटा को आप चाहो तो ओमेगा टी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी भी लिखा जा सकता है। ये टाइम के फंक्शन में आ गया क्योंकि समय के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है ये बेसिकली रोटेट कर रहा है, तो एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर जो किसी के फेज और मैग्नीट्यूड का आइडिया दे उसे ही कहते हैं फेजर। तो आई होप कि फेजर की बात समझ आई। कोई भी क्वांटिटी जो साइनोसाइडली वेरी कर रही है उसको एनालिसिस के लिए हम लोगों ने इसकी हेल्प ले ली है। तो आप एक फेज बना सकते हो, जो हर बार सर्कुलर फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा करके आइडिया दे सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉपर डेफिनेशन की। आई होप कि आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली। ज़रा इसको मैं हटाता हूँ और एक बेसिक डेफिनेशन लिखता हूँ। फेज़र के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको समझाया है कि रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनोसाइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड या इज टर्म्ड एज फेज़र, यानी एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर जो कि साइनोसाइडल वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। और अगर दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सेम फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रही हैं, उनके बीच में थोड़ा एंगल का डिफरेंस हो सकता है, अगर ऐसी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको फेज़र डायग्राम कहते हैं। खासकर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन दोनों को जब आप फेज़र की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो अलॉन्ग विद प्रॉपर फेज़ एंड मैग्नीट्यूड, तो ऐसे डायग्राम को फेज़र डायग्राम कहते हैं, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया और समझ लिया कि क्या है। मैं ज़रा एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छी विजुअलाइजेशन हो सके। सो सपोज़ कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो है साइनोसाइडल फंक्शन में v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि यूजुअली आप जानते हो जब भी कोई एसी जनरेटर जनरेट करता है तो वो जो EMF प्रोड्यूस करता है वो ए नॉट साइन ओमेगा टी या फिर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी साइनोसाइडली वो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है। अब मान लेते हैं कि किसी सर्किट में कुछ कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, इनका कॉम्बिनेशन है, या फिर कैपेसिटर है, जिसकी वजह से करंट जो है वो वोल्टेज से थोड़ी आगे चल रही है, 5 डिग्री से आगे चल रही है। ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब मैं एसी के एनालिसिस करूंगा डिफरेंट रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना मानिए कि करंट जो है वो लीड कर रहा है फाई एंगल से वोल्टेज को। तो इसको जो दिखाओगे आप उसको दिखा सकते हो y इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। अब अगर इन दोनों की फेज़र एनालिसिस करें तो फेज़र एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सपोज़ कि हमारे पास एक ऐसे फेज़र है, यहाँ मुझे रोटेटिंग वेक्टर के फ्रेम में दिखाना है, तो सबसे पहले तो मैं वी नॉट को दिखाऊंगा। ओमेगा टी एक सर्टेन एंगल को शो कर रहा है, यानी कि v अभी फ़िलहाल एक सर्टेन एंगल पे है और ये वाले एंगल को मैं ओमेगा टी मान लेता हूँ। वैसे तो ये थीटा है लेकिन इसको फ़िलहाल ओमेगा टी की कंसिडरेशन करते हैं। अब ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो वी नॉट है, वी नॉट यहाँ से यहाँ तक की, और इस इंस्टेंस पे अगर ये यहाँ है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को आप कहोगे v, यानी इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, v। तो ये कहानी रही किसकी, फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज। अब इसी के साथ करंट कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देख लीजिए। सो ओवरऑल आपने ये देखा कि अगर v नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये लेंथ वी नॉट है और ये वाली जो हाइट है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो भी टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँचा है। ध्यान रखिए कोई एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ये सर्कुलर फ्रेम में एक रोटेटिंग वेक्टर यानी फेज़र यूज़ कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए बार बार। कोई एक्सिस नहीं है एक्स वाई एक्सिस की, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी बात,
अगर आई 5 डिग्री ओमेगा टी से थोड़ा 5 डिग्री आगे है, अब ये तो आप समझ गए, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि डायग्राम में कोई वो कन्फ्यूजन ना हो, बहुत सारा डाटा ना आए। अब मान लेते हैं ओमेगा टी से 5 डिग्री आगे है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 5 डिग्री है। तो अभी क्या होगा, अगर ये वाली साइड 5 डिग्री आगे है तो आपने थोड़ा आगे दिखाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इस वक्त में, इस इंस्टेंस में ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, यानी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज सिंपली आई, और यहाँ से ये वाला जो है, दिस कैन बी टर्म्ड एज आई नॉट। तो अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो V और I इसको दो तरीके से दिखा है, ये V है और ये I है। ये ओमेगा टी आगे है और ये ओमेगा टी है, एंगल स्वैप किया है मेन पोजीशन से, और ये फाई है। तो बेसिकली ये वाला हो जाएगा I को शो करने वाला और ये वाला V को शो करने वाला। दिस इज फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम का फ़ायदा क्या है, इससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली कि कौन किससे कितना लैग कर रहा है, कौन किसको कितना लीड कर रहा है। आगे एसी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आपने जब ऑसिलेशन पढ़ा था उस वक्त भी फेज़र के थ्रू आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस की फेज़र बनाई थी और इनको डील किया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी हेल्प करता है। अब इनको प्रैक्टिकल सर्किट्स में कैसे यूज़ करना है, दिस इज़ अ गेम ऑफ नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो आई होप कि आपको फेज़र और फेज़र डायग्राम और इनकी रिप्रेजेंटेशन समझ आई। इसी में मान लिया अगर ये -5 जैसा होता तो इसका मतलब आप क्लॉकवाइज दिखाते। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है और वो है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी चीज़ को प्लस टर्म में दिखाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत है वाइल प्लॉटिंग फेजर डायग्राम। आप प्लस वाली चीज़ों को दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज से, और अगर कोई चीज़ माइनस में जा रही है तो यहाँ माइनस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई कैपेसिटिव सर्किट है, आगे पढ़ेंगे आप कि कैपेसिटिव सर्किट में ये यूजुअली π/2 से आगे होता है। करंट जो होता है वो V से π/2 से आगे होता है। तो जब आप वहाँ फेज़र डायग्राम बना रहे होंगे तो सपोज़ ये ओमेगा टी है और ये V का फेज़र है, तो π/2 प्लस में है तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये वाला फेज़र जो होगा वो I का होगा और ये वाला जो फेज़र होगा वो V का होगा। तो इस तरीके से, और इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ये किसके लिए, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए। अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो इसका फेज़र डायग्राम। ऐसा ही अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्टिव सर्किट का बनाइए, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ये जो सीन होता है ये π/2 पीछे की तरफ होता है। तो आई होप आप पहले कैपेसिटिव का समझ गए कि अगर π/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज π/2 डिग्री एंगल आगे बढ़ जाएगा। अब मैं ज़रा इंडक्टिव का बता दूं। सो इंडक्टिव सर्किट में अगर आपने ये V दिखाया हुआ है और ये वाला एंगल ओमेगा है, ये इंस्टेंटेनियस V को शो कर रहा है, तो ये -π/2 है। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज की तरफ, इस तरफ, यानी ये पीछे की तरफ है, यानी कि ये वाला जो फेज़र हो जाएगा वो I का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ऐसे ही अगर रजिस्टिव का होगा तो दोनों सेम एंगल में होते हैं, यानी अगर ये V है तो यही I है। इसी में V और I दोनों होगा, दोनों सेम फेज़ में होते हैं रजिस्टिव सर्किट में। तो रजिस्टिव सर्किट में सेम फेज़, इंडक्टिव सर्किट में -π/2 पीछे की तरफ लैग करता है और कैपेसिटिव सर्किट में लीड करता है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो लीड भी कर सकता है, लैग भी। अगर एक सर्टेन फाई एंगल से करता है तो वो आपको मैंने बता दिया है कि अगर फाई से लीड करेगा तो थोड़ा आगे होगा, और लैग करेगा तो थोड़ा पीछे की तरफ होगा। तो आई होप कि एसी के अंदर फेज़र एनालिसिस समझ आई और थोड़ा आइडिया मिला आपको कि जब आप ऑसिलेशन में फेज़र एनालिसिस कर रहे होंगे तब भी कैसे करना है। तो दिस इज होल थिंग ऑफ दिस लेक्चर। सो आई होप कि आपको फेज़र और फेज़र एनालिसिस ढंग से प्रॉपरली समझ आया। अब इसको यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर 3 में। वहाँ मैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सर्किट्स की चर्चा करूँगा, और सबसे पहले हम समझेंगे अलग अलग कंपोनेंट यानी रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।